नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के हिंदी काव्य खंड के पाठ संख्या 5 भारत माता शीर्षक कविता के बारे में जानेंगे। भारत माता शीर्षक कविता के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी एक छायावादी कवि हैं और उन्होंने प्रकृति का चित्रण बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, इसलिए उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। आइए अब हम सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में कुछ बातों को जानते हैं, उनका संक्षिप्त परिचय जानते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कौसानी उत्तरांचल में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही उनकी माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया। पिता गंगादत्त पंत कौसानी टी एस्टेट में अकाउंटेंट थे। पंत जी की प्राथमिक शिक्षा गांव में ही हुई और फिर बनारस से उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। वे कुछ दिनों तक काला कांकर राज्य में भी रहे। उसके बाद आजीवन वे इलाहाबाद में रहे। दिसंबर 29, 1977 ईस्वी में उनका निधन हो गया। पंत जी का आरंभिक काव्य प्रकृति प्रेम और शिशु सुलभ जिज्ञासा को लेकर प्रकट हुआ। उनकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण हैं। पंत जी प्रवृत्ति से छायावादी हैं, परंतु उनके विचार उदार मानवतावादी हैं। उन्होंने प्रसाद और निराला के समान छंदों और शब्द योजना में नवीन प्रयोग किए। पंत जी की प्रतिभा कलात्मक सूझ से संपन्न है, अतः उनकी रचनाओं में एक विलक्षण मृदुता और सौष्ठव मिलता है। युगबोध के अनुसार अपनी काव्य भूमिका विस्तार करते रहना पंत जी की काव्य चेतना की प्रमुख विशेषता है। वे प्रारंभ में प्रकृति सौंदर्य से अभिभूत हुए, फिर मानव सौंदर्य से। मानव सौंदर्य ने उन्हें समाजवाद की ओर आकृष्ट किया। समाजवाद से वे अरविंद दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए। वे मानवतावादी कवि थे जो मानव इतिहास के नित्य विकास में विश्वास करते थे। वे अतिवादिता एवं संकीर्णता के घोर विरोधी थे। उनका अंतिम काव्य लोकायतन है, जो उनके परिपक्व चिंतन को समेट देता है। आगे देखेंगे हम लोग उनकी कुछ काव्य कृतियाँ हैं जिनके बारे में। पंत जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, स्वर्णकिरण, युगपथ, चिदंबरा आदि। पंत जी ने नाटक, आलोचना, कहानी, उपन्यास आदि भी लिखा। चिदंबरा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार भी मिला। प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि की रचनाओं में यह कविता हिंदी की यथार्थवादी कविता के एक नए उन्मेष की तरह है। प्रख्यात छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत की यह प्रसिद्ध कविता उनकी कविताओं के संग्रह ग्राम्या से संकलित है। यह कविता आधुनिक हिंदी के उत्कृष्ट प्रगीतों में शामिल की जाती है। अतीत के गरिमा गान द्वारा अब तक भारत का ऐसा चित्र खींचा गया था जो ऐतिहासिक चाहे जितना भी रहा हो, वर्तमान को देखते हुए वास्तविक प्रतीत नहीं होता था। धन, वैभव, शिक्षा, संस्कृति, जीवन शैली आदि तमाम दृष्टियों से पिछड़ा हुआ, धुंधला और मटमैला दिखाई पड़ता यह देश हमारा वही भारत है जो अतीत में कभी सभ्य, सुसंस्कृत, ज्ञानी और वैभवशाली रहा था। कवि यहाँ इसी भारत का यथातथ्य चित्र प्रस्तुत करता है। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि हमारा जो देश है वो कभी
सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान का भंडार रहा था। यहाँ देश विदेश से लोग शिक्षा प्राप्त करने आते थे। हमारा नालंदा विश्वविद्यालय एवं प्राचीन विक्रमशिला विद्यालय जो है वो विदेशियों को अपने यहाँ आकर्षित करता रहा और हमेशा विदेशी यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते रहे। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ आकर डेरा डाल दिया, हम उनकी गुलामी में आ गए, तो हम पराधीनता की स्थिति में हमारे यहाँ से सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। और उसी क्रम में अपनी स्वतंत्रता की जागृति को जगाने के लिए, अपने देश की स्थिति को लोगों के सामने स्पष्ट करने के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी ने इस कविता की रचना की। आइए देखते हैं हम कविता क्या है और उनका वाचन करते हैं। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, दैन्य जड़ित अपलकनत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विषन्न मन, वह अपने घर में प्रवासिनी, 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्ध क्षुधित शोषित निरस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नत मस्तक तरुतल निवासिनी, स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित सरदेन्दु हासिनी। बच्चों, इसकी आगे की पंक्ति है, चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित, नमित नयन नभ बाष्पाच्छादित, आनंद श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी, सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य शुद्धोपम, हरता जन मन भय भव तम भ्रम, जग जननी जीवन विकासिनी। तो आइए अब हम इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं, इस कविता के बारे में कि इसका संदर्भ और प्रसंग क्या है। सुमित्रा नंदन पंत ने भारत माता शीर्षक कविता की रचना जनवरी 1940 में की थी। यह कविता ग्राम्या काव्य संग्रह में संग्रहित हुई। पंत जी ने इस कविता को पराधीन भारत में देश की छवि को चित्रित करने के उद्देश्य से लिखी है। पंत जी ने भारत की दुर्दशा को माता के रूपक से प्रस्तुत किया है। इस कविता की तुलना हम बंकिम चंद्र जी के उपन्यास आनंद मठ में संकलित वंदे मातरम गीत में निहित भाव से कर सकते हैं। बंकिम चंद्र जी ने माता की छवि में सुंदरता देखी थी, लेकिन पंत जी ने दुख की कुरूपता देखी है। यह सही भी है, क्योंकि एक पराधीन देश सुखी कैसे हो सकता है। जब पंत जी ने इस कविता की रचना की, हमारा देश पराधीन था, हम स्वतंत्र नहीं थे, न शिक्षा के लिए स्वतंत्र थे, न कुछ बोलने के लिए स्वतंत्र थे, न हमें खाने की आज़ादी थी ठीक से, न पहनने की आज़ादी थी, और हमें अपने हिसाब से कहीं आने जाने की भी आज़ादी नहीं थी। हम हर चीज़ के लिए अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उसके इच्छा के विरुद्ध हम कोई भी काम नहीं कर सकते थे। इसलिए पंत जी ने इस कविता को भारत माता के दुख की प्रतिकृति के रूप में लिखा है। तो आइए देखते हैं हम इसकी एक एक पंक्ति करके हम इसका व्याख्या जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। सुमित्रा नंदन पंत जी ने भारत माता शीर्षक कविता में स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना को व्यक्त किया है। यह कविता भारत की दुर्दशा को चित्रित करती है। उस दौर की राजनीतिक चिंताओं को भी हम इस कविता में महसूस कर सकते हैं। गांधी जी ने कहा था कि असली भारत गाँव में बसता है।
पंत जी कहते हैं कि भारत माता ग्राम वासिनी है। अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों ने एक ही बात कही है, बस कहने के शब्दों में अंतर है। हमारा देश भारत हमारी माँ की तरह है और यह गांव में रहने वाली एक स्त्री के जैसी है। यह कविता देश और माँ के दूहरे अर्थ को समेटती हुई आगे बढ़ती है। आगे कवि कहते हैं, भारत के खेतों में खूब फसल होती है, खेतों में फैला है श्यामल का मतलब हुआ हमारे यहाँ फसलें बहुत होती हैं, खेतों में फसलें फैली हुई हैं। हरी भरी खेती श्यामल रंग की लगती है, लेकिन भारत माता का आंचल जो है धूल से भरा हुआ है, जो धूल के कारण मैला सा हो गया है। भारत के खेतों में हरी भरी फसल है, लेकिन किसानों पर हो रहे अत्याचारों के कारण खेतों में कालिमा बिखरी हुई है। ऐसा लगता है जैसे फसलें जला दी गई हैं। खेतों में फैली हुई धूल भारत माता के आंचल को मैला करती है। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों में भारत माता के आंसुओं की धारा बह रही है। भारत माता की छवि मिट्टी से बनी हुई उदास मूर्ति की तरह है। बच्चों, इस पद में कवि जी ने भारत माता को शस्य श्यामला धरती के रूप में कहा है और कहा है कि हमारे यहाँ खेतों में हरियाली तो है, लेकिन अंग्रेज़ों ने हम पे इतने अत्याचार किए हैं, इतने जुल्म किए हैं कि लोगों में उस फसलों के प्रति वो जो फसलें उपजाई जा रही हैं उनको देखकर कोई खुशी नहीं हो रही है। और उस खुशी का वह जो खुशी नहीं हो रही है उसका कारण ये है कि हमारे किसान फसलें तो उपजाते हैं, लेकिन उनका उपयोग करने के लिए वे स्वतंत्र नहीं हैं। जैसे ही फसल उपजता है उनकी सारी फसल लगान देने में ख़त्म हो जाती है। अंग्रेज़ उसे लूट कर भी ले जाते हैं और बचे खुचे जो हैं वो ज़मींदार लोगों के द्वारा, जो हमारे ही देश के हैं लेकिन वे अंग्रेज़ों के मातहत हैं, उनके द्वारा लगान के रूप में वसूल कर लिया जाता है। हाड़ तोड़कर मेहनत करने के बाद भी हमारे किसान खाने पीने के लिए फिर या तो कर्ज लेने को मजबूर होते हैं महाजनों से, या फिर किसी तरह से काम धंधा करके मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या है। दैन्य जड़ित अपलकनत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन। दैन्य जड़ित अपलकनत चितवन, दैन्य का मतलब हुआ दीनता। हमारी भारत माता इतनी दीनहीन हो गई है कि उस दीनता के कारण उनका जो नयन है वो नत है, झुका हुआ है। युग युग के तम से विषन्न मन, वह अपने घर में प्रवासिनी। अत्यधिक गरीबी की दुर्दशा ने भारत माता के व्यक्तित्व को जड़ीभूत कर दिया है। जड़ीभूत का मतलब होता है स्थिर हो जाना। ऐसा लगता है कि दुख के कारण उसे काट मार गया है। उदासी और निराशा के कारण वह निगाहें झुकाकर नीचे की तरफ एकटक देख रही हैं। उसके होठों पर रुलाई भी अब निशब्द हो गई है। अब उसके होठों पर रुलाई तो है मगर बिना आवाज़ की। तो बच्चों, आप लोगों को भी कभी ये महसूस हुआ होगा, आपने महसूस किया होगा या देखा होगा कि जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, दुख का पहाड़ हम पे टूटता है, तो कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि हमारे आँखों से आंसू बहने बंद हो जाते हैं, हमारे मुंह से आवाज़ निकलना बंद हो जाती है। रोते तो हैं हम, लेकिन उसमें कोई आवाज़ नहीं होती, हम बेआवाज़ हो जाते हैं और कुछ देर के लिए हम एकदम शांत और मौन हो जाते हैं, क्योंकि उस समय हमें कुछ नहीं दिखता है, कुछ नहीं सोचता है और कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। आगे देखेंगे हम उसी में।
उसके बाद है बच्चों, कहा गया है कि वह अपने घर में प्रवासिनी, आज वह अपने घर में ही बाहर के व्यक्ति की तरह रहने को विवश है, क्योंकि अंग्रेज इस देश के साथ पराया व्यवहार कर रहे हैं। बच्चों, प्रवासिनी का मतलब होता है किसी दूसरे देश में रहना, किसी दूसरे जगह में रहना। और हमारी भारत माता के बारे में प्रवासिनी इसीलिए कहा गया है, कवि ने प्रवासिनी शब्द का प्रयोग इसीलिए किया है कि वो आज अपने ही घर में परायों के जैसा रह रही है। इसका कारण है कि वो यहाँ किसी भी चीज़ के लिए स्वतंत्र नहीं है, उन्हें किसी भी चीज़ की आज़ादी नहीं है, न खुलकर बोलने की आज़ादी है, न चलने की आज़ादी है। भारत माता से मतलब यहाँ हमारे संतानों से है। हमारी भारत माता इतनी पराधीन हो गई है, इतनी मजबूर हो गई है, इतनी शोषित हो गई है कि वो यहाँ प्रवासिनी की तरह रहने को मजबूर है, क्योंकि अपनी स्वतंत्रता उनसे छीन ली गई है। आगे देखते हैं बच्चों। 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्धक्षुधित शोषित निरस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासिनी। भारत माता की 30 करोड़ संतानें भोजन, वस्त्र और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरस रही हैं। यहाँ पे बच्चों हम देखेंगे कि हमारे यहाँ किसान खेती तो कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे भारत के 30 करोड़ बच्चों को पहनने के लिए ना कपड़े मिल रहे हैं, ना खाने के लिए भोजन मिल रहे हैं, है ना, और बाकी रहने को घर भी नहीं है, और बाकी भी सारी जितनी भी बुनियादी सुविधाएं हैं, बुनियादी ज़रूरतें हैं, उनके लिए भी उनको तरसना पड़ रहा है। आगे देखते हैं बच्चों। भारत के लोग नग्न तन हैं, अर्थात वस्त्र के अभाव से जूझ रहे हैं। वे अर्धक्षुधित भी हैं, अर्थात पर्याप्त भोजन के अभाव में उनकी क्षुधा कभी शांत नहीं होती। अर्धक्षुधित का मतलब होता है जिसका कभी भूख मिटे नहीं, अर्थात जब हमारा पेट पूरी तरह से नहीं भरता है, हमारी क्षुधा शांत नहीं होती है, तो कहते हैं कि वो अर्धक्षुधित है। वे शोषित और साधन विहीन हैं। भारत की माता की संतानें गरीबी, अशिक्षा और अभाव के कारण पिछड़ेपन की शिकार हो गई हैं। गरीबी भी है, अशिक्षा भी है, और अभावों का तो भंडार ही है हम भारतवास ही है भारत माता की संतानों के पास, और इतनी मात्रा में है कि वे पिछड़ेपन की शिकार हो गई हैं। अपनी संतानों की परेशानियों को देखकर हमारी भारत माता का सिर शर्म से झुक गया है, उसका आत्मविश्वास समाप्त हो चुका है। वह स्वयं आश्रय विहीन होकर पेड़ों के नीचे निवास करने को विवश हो गई है। बच्चों, हम लोग देखते हैं कि आप लोग देखते होंगे अपने आसपास में भी या अपने घरों में भी कि जब आपको कोई परेशानी होती है तो आपकी माँ, आपके पिताजी कैसे परेशान हो जाते हैं। वो अपनी हर कोशिश लगा देते हैं आपकी परेशानियों को दूर करने की और आपकी ज़रूरतों को पूरा करने की। उसी तरह हमारी भारत माता अपने 30 करोड़ संतानों की फटेहाल स्थिति को देखकर बहुत ही उदास है और वो कुछ कर नहीं पा रही है, इसलिए विवश होकर उसकी नज़रें झुक गई हैं और वो खुद भी बेघर हो गई है। उसका अपना भी कोई घर नहीं रहा और वो पेड़ के नीचे रहने को विवश हो गई है। आगे देखते हैं बच्चों। स्वर्ण सस्य पर पदतल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित सरदेन्दु हासिनी। खेतों में भरपूर उपज होने के कारण धरती फसलों के पक जाने के बाद सोने के रंग की मालूम पड़ती है। आप लोग देखते होंगे खेतों में जब धान पकता होगा या गेहूं के समय में जब गेहूं पकते होंगे, यहाँ तक कि जब चना मसूर का फसल भी पकता है तो वो
पीला हो जाता है, उसमें पीलापन आ जाता है और वो सोने के रंग के जैसा हो जाता है, श्यामला लगने लगता है। आगे देखेंगे बच्चों। हमारे यहाँ भी कवि कह रहे हैं कि खेतों में भरपूर उपज होने के कारण जब धरती की फसलें पक जा रही हैं तो सोने के रंग की मालूम पड़ती हैं। सोने की तरह लगने वाली इन फसलों को भारत माता से छीन लिया जाता है, पर पदतल लुंठित अर्थात दूसरों के पैरों के नीचे रौंदा हुआ। किसान खेती करते हैं और उसके बाद उन अनाजों को उनसे छीन लिया जाता है और उन्हें अपने पैरों के नीचे रौंद दिया जाता है, रौंदा जाता है। किन्हें? किसानों को, वहाँ की हरियाली को, जिनका उन अंग्रेज़ों के लिए कोई महत्व नहीं है, वो केवल हमारे यहाँ लूटने के लिए हैं, अपना खजाना भरने के लिए हैं। यह सब देखकर धरती की तरह सहनशील हमारी भारत माता का मन अवसाद से भर जाता है। बच्चों, यहाँ भारत माता को धरती की तरह सहनशील कहा गया है। क्यों? क्या आप जानते हैं कि धरती सहनशील है? धरती को सहनशील क्यों कहा गया है? हम लोग हर रोज़ अपने नित्य क्रिया के लिए धरती पर कितने ही कार्य करते हैं, है ना? मल मूत्र विसर्जन से लेके स्नान, कपड़े धोना, बर्तन धोना, है ना, जानवरों को धोना, जितनी भी कार्य हैं, गंदी चीज़ों को भी हम लोग धरती पे फेंक देते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं सब धरती पे ही हम लोग करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी धरती माँ उफ नहीं करती है, क्योंकि वो बहुत ही सहनशील है। उसी तरह हमारी धरती माता भी इतने अत्याचारों के बाद भी उबी नहीं है, लेकिन उसमें अवसाद आ गया है, वो थोड़ी दुखी हो गई है, क्योंकि सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। हम सहने की कोशिश तो भरपूर करते हैं, लेकिन जब हमारे दुख, हमारे तकलीफ़ या हम पर हो रहे अत्याचार एक सीमा के बाद बढ़ जाते हैं, तब हमारा मन दुखी हो जाता है, हम विचलित हो जाते हैं और फिर हम उसका विरोध करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, विरोध करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दुखों की इस निरंतरता से हमारी भारत माता की हंसी भी छिन गई है। कहा गया है कि क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित। स्मित का मतलब होता है हंसी और अधर का मतलब हुआ होठ। हमारे भारत माता की होठों से हंसी छिन गई है और रुलाई की थकान ने अब कंपन का रूप धारण कर लिया है। ऐसा लग रहा है कि शरद ऋतु के चांद को राहु ने ग्रस लिया है, उनकी छवि निस्तेज हो गई है। हमारी भारत माता दुखों से, इतनी तकलीफ़ों से इतनी ग्रसित हो गई है कि उनकी चेतना स्थिर हो गई है, उनके होठों से हंसी गायब हो गई है, उनके आँखों से आंसू भी गायब हो गए हैं, केवल होठ काँप रहे हैं और वो निस्तेज हो गई हैं, दुखी हो गई हैं। आगे देखते हैं। चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित, नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित, आनंद श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी। भारत माता की भौहों पर आज चिंता की रेखाएं साफ साफ झलक रही हैं, अर्थात क्षितिज पर फैला हुआ अंधेरा भारत माता की भौहों पर खींची हुई चिंता की लकीरों की तरह है। आकाश में फैली हुई नमी भारत माता की झुकी हुई आँखों में आंसुओं के जैसी लग रही है। चांद की उपमा से विभूषित माता का चेहरा आज छाया के अंधेरे से ग्रसित है। हालांकि भारत माता गीता के ज्ञान के प्रकाश से युक्त है, मगर आज वह अज्ञानी की तरह समझी जा रही है। भारत की छवि एक अशिक्षित देश की बना दी गई है। बच्चों, चिंता की रेखाएं जो हैं हमारी भारत माता की भौहों पर साफ झलक रही हैं। जो हम भारत माता को गीता ज्ञान के प्रकाश से युक्त माना गया है,
जो हमारी भारत माता ज्ञान की भंडार है उसे आज अशिक्षित समझा जा रहा है, क्योंकि वो कुछ भी न कर पाने के लिए मजबूर हो गई है। वो कुछ कर ही नहीं पा रही है अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए, अपने लिए, इसलिए उसे अशिक्षित मान लिया गया है और वो असमर्थ हो गई है। ना तो वो कोई विरोध प्रकट कर पा रही है और ना अपने विकास हित में कोई कार्य कर पा रही है। आगे देखते हैं बच्चों। सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य शुद्धोपम, हरता जन मन भय भव तम भ्रम, जग जननी जीवन विकासिनी। भारत माता की संतानें दुर्दशा से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रही है। भारत माता का तप और संयम मानो सफल होना चाहता है। भारत माता ने अपनी संतानों को अहिंसा का अमृत तुल्य दूध पिलाया है। अपनी संतानों को उन्होंने सहनशील एवं संघर्षशील बनाया है। भारत माता अपनी संतानों के मन में बसे भय, भ्रमों और संदेहों को दूर कर रही है। वह सचमुच सबकी माता है और वह सबके जीवन में विकास की प्रेरणा बन रही है। भारत माता शीर्षक कविता प्रगतिवादी दौर में लिखी गई है। इस कविता में यथार्थवाद की विशेषताओं को दर्शाया गया है। भारत की दुर्दशा की सच्ची तस्वीर पंत जी ने इस कविता में प्रस्तुत की है। बच्चों, कवि कहते हैं कि हमारी भारत का माता का तप और संयम आज सफल होना चाह रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को अहिंसा रूपी अमृत तुल्य दूध पिलाया है। हमारे यहाँ भारत के लोग, भारत के बच्चे अहिंसा से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनकी ये लड़ाई, उनका ये अहिंसा का रूप ज़रूर सफल होगा और हमारा देश स्वतंत्र होगा। हमारे यहाँ से अशिक्षा दूर होगी। लोग अपने धर्म, अपनी रीति रिवाजों, अपने संस्कारों, अपने संस्कृतियों को अपनाने के लिए स्वतंत्र होंगे। तब उन्हें किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगी होगी। हमारी भारत माता हम भारतवासियों के मन से भय अर्थात डर, भ्रम किसी भी प्रकार की शंकाओं और डरों का समाधान कर रही है। उनकी कोई भी शंकाएं हैं जिन्हें वो दूर करने की कोशिश कर रही है, वो उन्हें ढाढ़स बंधा रही है कि वो दिन दूर नहीं है जब हमारा देश स्वतंत्र होगा। हमारे प्रयास सफल होंगे। स्वतंत्रता संग्रामियों ने जो प्रयास शुरू किया है देश की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, वो सफल होगा और हम आज़ाद होंगे। इस तरह से हम लोगों ने जाना कि भारत माता शीर्षक कविता का भावार्थ क्या है, उसमें कवि ने क्या कहा है। बच्चों, हमने आज भारत माता शीर्षक कविता को पढ़ा, उसके कवि के बारे में जाना कि पंत जी ने किन परिस्थितियों में इस कविता की रचना की है, कब किया है और इसमें उन्होंने भारत की किस स्थिति का वर्णन किया है। तो पंत जी ने इस कविता को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, जिस समय हम लोग गुलाम थे, उस समय लिखा था और उन्होंने भारतीयों में स्वतंत्रता की लौ जगाने के लिए, स्वतंत्रता के प्रति, प्राप्ति के प्रति तत्पर होने के लिए इस कविता की रचना की थी, ताकि लोगों में चेतना जगे और वे स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए अग्रसर हों। उसमें उन्होंने भारतीयों की दुर्दांत स्थिति का भी वर्णन किया है कि किस परिस्थिति में हमारे भारतीय सभी चीज़ों के होते हुए भी कष्ट में जीवन यापन कर रहे हैं। इस तरह से हमारी भारत माता की दयनीय स्थिति का वर्णन कवि ने इस कविता में किया है, जिसे आप लोगों ने देखा, पढ़ा और समझा।
उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये कविता अच्छी तरह से समझ में आई होगी। बाकी इसके कठिन शब्दों, इसके प्रश्नों इत्यादि को लेकर हम फिर अगले क्लास में आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसका अच्छे से अभ्यास कीजिए, इसके अर्थों को और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और कविता को एक बार अच्छे से पढ़ के देखिएगा। तब तक हम विदा लेते हैं आप लोगों से। नमस्कार बच्चों।